नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं की इस पुनरावृत्ति कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभ्यास प्रश्न पत्र आजकल अपनी कक्षा में कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम समझेंगे, करेंगे भाग 3, जिसमें व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, अव्यय और क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे कोई भी 2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं और उनके उदाहरण भी आपको लिखने होते हैं। तो अव्यय पता है आपको किसे कहते हैं? जी हाँ, वे शब्द जो काल, वचन, लिंग आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात आदि। इसके अतिरिक्त क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना आदि। अगला प्रश्न है कि हमें व्याकरण के अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तरों का चुनाव करना है। जैसे पहला प्रश्न है, वह मधुर गीत गाती है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक? अब यहाँ पर वह मधुर गीत गाती है ना? तो गाना कैसा है? मधुर। तो मधुर कौन सा भेद है? रीतिवाचक, यानी कि जिससे हमें किसी के क्रिया के गुण आदि के बारे में पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है धोना, बुलवाना या खिलाना। जब कोई कार्य हम स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराते हैं या जब कोई कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और यहाँ पर बुलवाना यानी कि मैंने बुलाया नहीं, किसी को बुलवाया है ना? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, तो उसका उत्तर हुआ बुलवाना। विस्मय आदि बोधक किसका भेद है? अव्यय का। विस्मय आदि बोधक आपको पता है कि 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, जिनमें एक विस्मय आदि बोधक होता है। बड़ा लंबा सांप था। अब इस रिक्त स्थान में उचित शब्द हमें भरना है, जिसमें हम कौन सा भरेंगे? बाप रे, अच्छा या आहा? अच्छा, बाप रे, आहा। जी हाँ, बाप रे बड़ा लंबा सांप था। यहाँ पर बाप रे के पश्चात विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाना भी आवश्यक है। क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक जहाँ क्रिया को कर्म की अभिलाषा होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ सकर्मक, और जहाँ नहीं होती वहाँ अकर्मक। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु व्याकरण के अंतर्गत आपसे शब्द भंडार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें विलोम शब्द, अनेकार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह आपका 8 नंबर का प्रश्न होता है। जैसे निरक्षर का विलोम शब्द है साक्षर, अक्षर सहित या दानव? साक्षर। निरक्षर कहते हैं जिसे कि अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, और साक्षर जिसे अक्षरों का ज्ञान होता है। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ। तो मधु के अनेक अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं? शहद, मदिरा। लाभ या परिणाम। देखो, लाभ और परिणाम तो बिल्कुल नहीं होता ना। अक्षर रंग भी नहीं होता,
तो इसका उत्तर है शहद, मदिरा। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत से वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चुनाव करना होता है। जैसे जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, दावानल। दावानल आग को कहा जाता है, अभूतपूर्व जो बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ होती है, और भूतपूर्व हमारा उत्तर है जिसका अर्थ है पहले हुआ। पर्यायवाची शब्द, इससे अगला है पर्यायवाची, और हमें लिखना है चांदनी का पर्यायवाची। तो आप देखिए ज्योत्सना, खंड और श्रीमुख। श्रीमुख नहीं है, खंड नहीं है, तो ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है, चांदनी को कहा जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, चला और अचला। सुनने में एक जैसे लगने वाले ये शब्द, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। तो चला और अचला दो अलग अलग शब्द हैं, तो इनके अर्थ भी दोनों के अलग अलग हैं। चला पहाड़ और पृथ्वी, अचला काम सिलसिला, वंश और किनारा। इसका उत्तर है पहाड़ और पृथ्वी। एकार्थक, शिक्षा, विद्या, एक जैसे अर्थ जिनके होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर उनके अंतर्गत पाया जाता है। जैसे शिक्षा का अर्थ है किसी एक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना, और विद्या का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना। और जो इस व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान होता है उसे ही विद्वान भी कहा जाता है। जिसे किसी एक क्षेत्र का ज्ञान हो उसे शिक्षित हम कह सकते हैं। मुहावरे का अर्थ, मुहावरे, कमर कसना। कमर कसने का क्या अर्थ है? कमर कसना किसी बाधा डालना, भेद खुलना या तैयार होना। आपने कई बार सुना होगा कि कमर कस लो, तुम्हारे परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? तैयार होना, कि तैयार हो जाओ, परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो उत्तर है तैयार होना। लोकोक्तियाँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जी हाँ, मेहनत अधिक पर लाभ कम? नहीं, पहाड़ खोदने पर चिड़िया निकली? नहीं, यह तो नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा अर्थ होगा? मेहनत अधिक पर लाभ कम, अर्थात पहाड़ को खोदा गया और उसमें से निकली छोटी सी चुईया, तो यानी कि अधिक मेहनत करने पर कम लाभ का होना इसका उत्तर है। मैं किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। ये मेरे से यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे इसे। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। दीपावली, स्वदेश, गणतंत्र दिवस, इनमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ आपको मालूम है, और ध्यान रखना है कि आप जो अनुच्छेद लिखेंगे उसमें लाइन नहीं बदलेंगे, एक ही पैराग्राफ में आपको पूरा लिखना है। आप दीपावली के विषय में लिखेंगे तो जैसे कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है इसका, और किस तरह से मनाया जाता है, इन सभी बातों को एक साथ एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। ठीक है। ऐसे ही स्वदेश प्रेम, कि स्वदेश प्रेम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। गणतंत्र दिवस के विषय में कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसका मनाना आरंभ हुआ, और इस पर मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से किए जाते हैं। यह हुआ आपका अनुच्छेद, जिसके लिए आप 5 अंक प्राप्त करते हैं। सही और सटीक तर्कों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अगर हमें कोई कोटेशन याद है, कोई बहुत अच्छी सी पंक्ति हमें पता है, हमने याद कर रखी है, तो हम उसे भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ नहीं बदलेंगे और निबंध जितना बड़ा भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब पत्र, अनुचित पार्किंग के कारण होने वाली असुविधा के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखना है। तो पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता लिखना होगा, दिनांक लिखनी होगी, और
आवश्यक, जैसा कि औपचारिक पत्रों में करते हैं, विषय लिखेंगे कि आप पुलिस कमिश्नर को पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका विषय क्या है। जैसे अनुचित पार्किंग की शिकायत हेतु पत्र, है ना। इसके बाद महोदय लिखकर अपनी बात पुलिस कमिश्नर के सामने रखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सेक्टर 14 का निवासी, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे। आपको सेक्टर 14 में अनुचित पार्किंग के कारण होने वाली सुविधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और उससे जो जो असुविधाएं आपको हो रही हैं फिर उसे लिखेंगे। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए इस समस्या के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे और अधिक जल्दी से जल्द अति शीघ्र उसके समाधान के लिए भी प्रार्थना करके धन्यवाद लिखेंगे और नीचे भवदीय लिखकर अपना नाम लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे पत्र के अंतर्गत अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने जीवन की भावी योजनाओं के बारे में बताएंगे। यह एक अनौपचारिक पत्र होगा जिसमें विषय लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, और हमें ऊपर पता लिखकर, दिनांक लिखकर, प्रिय बहन, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और ईश्वर से आपकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल इस विषय में तैयारी कर रहा हूँ, और फिर अपनी भावी जीवन की योजनाएं बताएंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद अंत में बहन को प्रणाम, साथ में अगर उनके साथ माता पिता हैं तो उन्हें प्रणाम बोलेंगे। घर में कोई छोटा बहन भाई है तो उसके लिए प्यार भेज सकते हैं। और इस प्रकार से आपका पत्र पूरा होगा, ठीक है। इसके अलावा रफ्तार साइकिल पर एक विज्ञापन आपको बनाना है, तो आप विज्ञापन के लिए, जैसा आपको पता है, आप एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स के अंदर अपने चित्रों और आकर्षक शब्द अपनी क्रियात्मकता के माध्यम से उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन वहाँ पर आप बनाएंगे, जहाँ छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ यह ध्यान रखना है कि आपका विज्ञापन जो है वो आपकी वस्तु से संबंधित प्रत्येक जानकारी को उसमें स्थान दिया जाए, ठीक है। इसके लिए भी आपको 5 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद पुस्तक है आपकी पूरक पुस्तक। पूरक पुस्तक के अंतर्गत आपसे भारत की खोज नामक पुस्तक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। सन 1940 में कांग्रेस ने क्या घोषणा की? सन 1940 में कांग्रेस ने क्या घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को उकसाती है और भड़काती है। मोहम्मद अली जिन्ना का नया सिद्धांत क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना का नया सिद्धांत था कि भारत में 2 राष्ट्र हैं। कांग्रेस के 2 दल कौन से थे? गरम दल और नरम दल। कांग्रेस कमेटी ने क्या अपील की थी? संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की जाए, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए नेहरू जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? अहमदनगर के किले में। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या सुझाव दिए गए? ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो,
जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जो भारत की रक्षा करे और बाहरी हमलों से बचाए। 1943 में अकाल में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? 1943 में जब अकाल पड़ा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उड़ीसा, मालाबार और बंगाल में। उड़ीसा, मालाबार और बंगाल में। सन 1857 की असफलता के क्या कारण थे? सन 1857 की असफलता के कारण थे असंगठित होना और बेमौके पर कार्य करना। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह MTP अभ्यास प्रश्न पत्र पूर्ण होता है और आप बड़े सुंदर तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस MTP को करेंगे, इस अभ्यास प्रश्न पत्र को करेंगे और आपको एक अच्छा परीक्षा देने का अनुभव इससे प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।